Hey everyone, welcome back. This is Neha, your English language expert from Score Clever, and you're listening to our special editorial breakdown podcast. आज तारीख है December 17th, 2025 और हम डिकोड करने वाले हैं द हिंदू के दो गर्मा गर्म एडिटोरियल्स बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में। बिफोर वी जंप इन, एक क्विक रिमाइंडर, इन दोनों एडिटोरियल्स के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की एक प्रीमियम पीडीएफ हमने अपने स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में डाल दी है, सो डोंट मिस आउट। चैनल ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड वन मोर टिप फॉर माय बिगिनर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सेंटेंस और उसका एक्सप्लेनेशन समझने में दिक्कत हो तो फील फ्री टू पॉज द पॉडकास्ट, उस सेंटेंस को एनालाइज करो और अगर पॉसिबल हो तो समझने के बाद उसे 2 बार जोर से पढ़ो। ट्रस्ट मी, इफ यू डू दिस रेगुलरली, 6 महीने में आपकी इंग्लिश नॉलेज में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा। दिस इज अ प्रॉमिस। चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला एडिटोरियल। टाइटल है ब्लेटेंट फाउल ऑन वेनेजुएला एंड यूएस अग्रेशन। ब्लेटेंट फाउल का मतलब है खुल्लम खुल्ला बेईमानी या गलत काम, और ये किसके बारे में है? वेनेजुएला और यूएस के अग्रेशन यानी उसकी आक्रामक नीति पर। सब टाइटल कहता है वॉशिंगटन्स मिलिटराइज्ड अप्रोच टू वेनेजुएला इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मतलब वेनेजुएला के प्रति वॉशिंगटन का जो सैन्यवादी रवैया है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, अमेरिका और इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन। व्हाट इज सरप्राइज। चलिए आर्टिकल में डाइव इन करते हैं। इन लाइन विद अ सीरीज ऑफ हॉस्टाइल मूव्स, मतलब अपने दुश्मनी भरे कदमों की सीरीज को जारी रखते हुए, द यूएस सीज्ड अ वेनेजुएलन ऑयल टैंकर स्किपर ऑन December 10। यूएस ने 10 दिसंबर को वेनेजुएला का एक तेल का टैंकर जिसका नाम स्किपर था उसे जब्त कर लिया। हाँ, अमेरिका की दादागिरी, अ नेवर एंडिंग सागा। Venezuela called it the latest example of Washington's piracy, kidnapping, private property cheating and extrajudicial executions in international waters. वेनेजुएला ने कहा कि ये वॉशिंगटन की, मतलब यूएस गवर्नमेंट की, समुद्री डकैती, किडनैपिंग, प्राइवेट प्रॉपर्टी की चोरी और इंटरनेशनल वाटर्स में गैर न्यायिक हत्याओं का सबसे ताज़ा उदाहरण है। बाप रे, इल्ज़ाम भी कितने हैवी ड्यूटी हैं, बिल्कुल हॉलीवुड मूवी वाले। The tanker was part of Venezuela's ongoing efforts to support Cuba through subsidized oil shipments. ये टैंकर वेनेजुएला की क्यूबा को सपोर्ट करने की कोशिशों का हिस्सा था, जिसके तहत वो उन्हें सस्ते दामों पर तेल भेजते थे, with proceeds from resale to China providing Havana crucial revenue. और इस तेल को चाइना को दोबारा बेचकर जो पैसा मिलता था, उससे हवाना यानी क्यूबा की कैपिटल को बहुत ज़रूरी रेवेन्यू मिलता था। मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद कर रहा था और यूएस को ये दोस्ती पसंद नहीं आई। टिपिकल। For decades, Venezuela has sent oil to Cuba at highly subsidized prices. दशकों से वेनेजुएला क्यूबा को बहुत ही सस्ते दामों पर, सब्सिडाइज्ड दामों पर तेल भेजता आया है, with Cuba sending doctors and security professionals to Venezuela. और बदले में क्यूबा वेनेजुएला को डॉक्टर्स और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स भेजता है। A classic barter system, you know. The seizure represents a troubling escalation in U.S. policy towards Venezuela under President Nicolas Maduro. ये जो जब्ती हुई है, ये प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो के अंडर वेनेजुएला के प्रति यूएस पॉलिसी में एक चिंताजनक बढ़ोतरी को दिखाता है। एस्केलेशन मतलब मामले का और बिगड़ जाना। It is also clear that the U.S. Secretary of State, Marco Rubio, a major hawk on U.S. foreign policy towards Cuba, ये भी साफ है कि U.S. के Secretary of State, Marco Rubio, जो क्यूबा के प्रति U.S. foreign policy को लेकर एक हॉक हैं, हॉक मतलब जो हमेशा आक्रामक और मिलिट्री एक्शन के पक्ष में रहता है, has sought to disrupt one of the island nation's economic lifelines. उन्होंने इस आइलैंड नेशन यानी क्यूबा की आर्थिक जीवन रेखाओं में से एक को बाधित करने की, मतलब तोड़ने की कोशिश की है। The overt moves to engineer regime change in Venezuela and other brazen acts, वेनेजुएला में regime change यानी सत्ता परिवर्तन की साजिश करने के ये खुलेआम कदम और दूसरे बेशर्मी भरे काम mark a new low in US foreign policy. US की विदेश नीति में एक नई गिरावट का प्रतीक है, recalling the interventionist era of its Monroe Doctrine in Latin America. ये हमें लैटिन अमेरिका में उनके Monroe Doctrine के हस्तक्षेपवादी युग की याद दिलाते हैं। हिस्ट्री रिपीट हो रही है बॉस। Before the seizure of Skipper, the U.S. had also conducted strikes in Caribbean waters on boats that Washington alleged were used by drug traffickers. Skipper को जब्त करने से पहले U.S. ने करिबियन समुद्र में नावों पर हमले भी किए थे, जिनके बारे में वॉशिंगटन ने आरोप लगाया कि उन्हें ड्रग ट्रैफिकर्स इस्तेमाल कर रहे थे। Alleged मतलब सिर्फ आरोप लगाया, साबित नहीं हुआ।
These attacks appear to constitute acts of war carried out without clear legislative authorization. ये हमले युद्ध की कार्रवाई जैसे लगते हैं जिन्हें बिना किसी स्पष्ट कानूनी इजाज़त के अंजाम दिया गया. The Trump administration insists that the operations are part of its war on drugs but has not presented credible evidence to link Mr. Maduro to cartels or to drug trafficking networks. Trump administration इस बात पर जोर देती है कि ये operations उनके war on drugs यानी नशे के खिलाफ जंग का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने मिस्टर मदुरो को cartels या drug trafficking network से जोड़ने के लिए कोई भी विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किया है. Evidence कहाँ है भाई? हवा में बातें. To be clear, Mr. Maduro is credibly accused of manipulating the results in the 2024 presidential elections. साफ तौर पर कहें तो मिस्टर मदुरो पर 2024 के राष्ट्रपति चुनावों में नतीजों में हेरफेर करने का विश्वसनीय आरोप है और उनकी सरकार वेनेजुएला की पंगु बना देने वाली आर्थिक तबाही के लिए भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है. तो मदुरो जी भी कोई दूध के धुले नहीं हैं. But acknowledging his failures does nothing to justify the Trump administration's hostile approach. लेकिन उनकी विफलताओं को स्वीकार करने से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस शत्रुतापूर्ण रवैये को सही नहीं ठहराया जा सकता. मतलब एक की गलती दूसरे की दादागिरी को जस्टिफाई नहीं करती. Be it the disproportionate economic sanctions that hurt Venezuela's ability to sell its crude oil, चाहे वो ज़रूरत से ज़्यादा आर्थिक प्रतिबंध हो जिससे वेनेजुएला की कच्चा तेल बेचने की क्षमता को नुकसान पहुंचा हो, covert actions to take down Maduro's presidency, मदुरो की सत्ता को गिराने के लिए गुप्त कार्रवाइयां हो, the ill-conceived recognition of an opposition politician, जुआन ग्वाइडो as president, या फिर बिना सोचे समझे एक विपक्षी नेता जुआन ग्वाइडो को राष्ट्रपति के रूप में मान्यता देना हो, और the extrajudicial killings in the Caribbean and the seizure of the oil tanker, या करेबियन में गैर न्यायिक हत्याएं और ऑयल टैंकर को जब्त करना हो. These actions are tantamount to flouting the rules of the international order that the US purports to uphold. ये सभी एक्शंस उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नियमों की धज्जियां उड़ाने के बराबर हैं जिसे बनाए रखने का US दावा करता है. Hypocrisy at its peak. The parallel with US policy towards Cuba since the Cuban Revolution in the 1950s is instructive. मतलब 1950s की क्यूबन रेवोल्यूशन के बाद से US की क्यूबा के प्रति पॉलिसी के साथ इसकी समानता इंस्ट्रक्टिव है, मतलब शिक्षाप्रद है. The US has maintained an embargo on trade to force regime change in the island nation. US ने उस island nation में सत्ता परिवर्तन के लिए मजबूर करने के लिए व्यापार पर प्रतिबंध बनाए रखा है. The world must condemn these moves even while maintaining the critique of the Venezuelan regime. दुनिया को इन कदमों की निंदा करनी चाहिए, भले ही वो वेनेजुएलन शासन की आलोचना जारी रखे. A principled defense of international law that applies equally to all actors, including the rich and the powerful, is an imperative so that the world does not descend further into anarchy. Wise words to end the article. Whew, quite an intense international drama, right? Don't worry, we'll shift gears now. But first, a quick and super useful message from us at Score Clever. Hey aspirants, क्या आप vocabularies, idioms and phrases को रट्टा मार मार के थक गए हैं? Do you feel like आप आज याद करते हैं और कल भूल जाते हैं? Well, not anymore. डाउनलोड कीजिए Score Clever ऐप from the Google Play Store. हमने एक यूनिक लर्निंग टेक्निक डेवलप की है जिससे आप मुश्किल से मुश्किल वर्ड्स और फ्रेजेस को एक बार में याद करेंगे एंड यू विल नेवर फॉरगेट देम अगेन. Seriously, it's a game changer for your exam preparation. So go check it out. Link is in the description. Also, ये पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है? प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें. It takes a lot of effort to create this for you and your support means the world to us. So please इस पॉडकास्ट को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें and don't forget to subscribe. Alright, let's move on to our second editorial. This one's a bit more on the policy and domestic side. The title is Stepping Stone on Nuclear Policy, the Shanti Bill. स्टेपिंग स्टोन का मतलब होता है सफलता की सीढ़ी का पहला कदम, और ये किस पर है? न्यूक्लियर पॉलिसी और शांति बिल पर. सब टाइटल है इंडियाज न्यूक्लियर गवर्नेंस नीड्स रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस. मतलब भारत के परमाणु शासन को रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस की जरूरत है, यानी एक ऐसी नियामक संस्था जो सरकार के दबाव के बिना काम कर सके. लेट्स सी व्हाट दिस शांति बिल इज ऑल अबाउट. Nuclear power contributed only around 3% of the electricity generated in India in 2024-25. 2024-25 में भारत में पैदा हुई कुल बिजली में न्यूक्लियर पावर का योगदान सिर्फ 3% के आसपास था. बस 3%? That's surprisingly low.
The government has set a target to install 100 gigawatt of nuclear capacity by 2047. सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियर कैपेसिटी इंस्टॉल करने का टारगेट रखा है, इंक्लूडिंग फ्रॉम एटलीस्ट 5 इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बाय 2033, जिसमें 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी शामिल हैं. Ambitious target, I must say. In this picture, the Shanti Bill proposes to change who can legally build and operate civil nuclear facilities. इस कॉन्टेक्स्ट में शांति बिल ये बदलने का प्रस्ताव करता है कि कौन कानूनी रूप से सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज बना और चला सकता है. By allowing the center to permit nuclear energy activities through licenses to government entities, joint ventures and any other company, subject to conditions, ये बिल केंद्र को सरकारी संस्थाओं, joint ventures और किसी भी अन्य कंपनी को कुछ शर्तों के साथ लाइसेंस के जरिए परमाणु ऊर्जा गतिविधियों की अनुमति देने की पावर देता है. Shanti indicates that the intended new class of operators is domestic private capital rather than foreign plant owners. इससे ये संकेत मिलता है कि ऑपरेटर्स का जो नया वर्ग बनाने का इरादा है वो विदेशी प्लांट मालिकों के बजाय डोमेस्टिक प्राइवेट कैपिटल यानी देश का प्राइवेट सेक्टर है. सो आत्मनिर्भर न्यूक्लियर एनर्जी. India being able to meet its 100 gigawatt target will indeed require large capital mobilization. भारत का 100 गीगावाट का टारगेट पूरा कर पाना वास्तव में बड़े पैमाने पर पूंजी जुटाने की मांग करेगा. And allowing licensed non-government entities expands the roster of entities that can share the construction risk. और licensed non-government संस्थाओं को अनुमति देने से उन entities की लिस्ट बढ़ जाती है जो कंस्ट्रक्शन के रिस्क को शेयर कर सकते हैं. Makes sense. Government अकेले इतना रिस्क क्यों उठाए? Shanti also seeks to keep the most sensitive fuel cycles in state control. Shanti Bill सबसे sensitive fuel cycles को state control यानी सरकार के नियंत्रण में रखने की भी कोशिश करता है, while holding room for private participation in plant delivery and parts of the supply chain. जबकि plant delivery और supply chain के कुछ हिस्सों में private participation के लिए जगह भी बनाता है, reducing scope of commercial entry to those segments most relevant to scale power generation. इससे कमर्शियल एंट्री का स्कोप सिर्फ उन सेगमेंट्स तक सीमित हो जाता है जो बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है. एंड कीपिंग फंक्शंस सेंसिटिव टू न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन विद द स्टेट. और परमाणु प्रसार यानी प्रोलिफरेशन के लिए सेंसिटिव काम सरकार के पास ही रहते हैं. स्मार्ट मूव. सिक्योरिटी फर्स्ट. The bill could also mitigate the legal ambiguity new entrants face. ये बिल उस कानूनी अस्पष्टता को भी कम कर सकता है जिसका सामना नए एंट्रेंट्स को करना पड़ता है, by putting safety, enforcement, dispute resolution and the terms of participation in the same statute. सुरक्षा, enforcement, विवाद समाधान और भागीदारी की शर्तों को एक ही कानून में डालकर. One stop shop for all the rules. This could also reduce transaction costs for developers and shrink site approval and commissioning timelines. इससे developers के लिए transaction costs कम हो सकते हैं और site approval और commissioning की timelines भी छोटी हो सकती हैं, यानी less red tape. However, the bill's liability and governance provisions warrant caution. हालांकि बिल की liability यानी जिम्मेदारी और governance यानी शासन से जुड़े प्रावधानों पर सावधानी बरतने की जरूरत है. Okay, here comes the critique. The maximum operator liability for a nuclear accident is rupees 3,000 crore. एक परमाणु दुर्घटना के लिए ऑपरेटर की अधिकतम देनदारी 3,000 करोड़ है. The centers liable for nuclear damage beyond the operator's cap. ऑपरेटर की इस लिमिट से ज्यादा के न्यूक्लियर डैमेज के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी and can also assume full liability for a non-government installation if in the public interest. और अगर जनहित में हो तो वो एक non-government installation की पूरी जिम्मेदारी भी ले सकती है. These choices make investment risk easier to price, but also ask whether the capped operator amount is adequate for victims and for environmental remediation. Good question. 3,000 crore sounds big, but a nuclear disaster is huge. Second, Shanti requires operators to maintain insurance or other financial security. दूसरा, Shanti bill operators के लिए insurance या अन्य financial security maintain करना जरूरी करता है, but exempts the center's nuclear installations, rendering clear public accounting very important. मतलब government installations का हिसाब किताब एकदम transparent होना चाहिए.
It also allows operator recourse only when expressly provided in a written contract. ये ऑपरेटर को recourse यानी हर्जाने वसूलने का अधिकार केवल तभी देता है जब किसी लिखित कॉन्ट्रैक्ट में इसका स्पष्ट प्रावधान हो, और when an incident is due to an act or an omission with the intent to cause nuclear damage, या जब कोई घटना परमाणु क्षति पहुंचाने के इरादे से किए गए किसी काम या चूक के कारण हुई हो. This makes supplier accountability depend largely on what the operator secures by contract. इससे supplier की accountability काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि operator contract में क्या secure करता है, which means how much recourse the operator has against suppliers can vary across projects. मतलब contract strong नहीं बनाया तो supplier की कोई गलती होने पर operator फंस जाएगा. Finally, India's nuclear governance needs to address its regulators' independence. अंत में भारत के न्यूक्लियर गवर्नेंस को अपने रेगुलेटर की स्वतंत्रता के मुद्दे को एड्रेस करने की ज़रूरत है. ये तो शुरू में ही कहा था. While Shanti creates a statutory framework, it also vests significant influence in appointments with the Centre and the Atomic Energy Commission. हालांकि शांति एक वैधानिक ढांचा बनाता है, लेकिन ये नियुक्तियों में केंद्र और एटॉमिक एनर्जी कमीशन को काफ़ी प्रभाव भी देता है. मतलब रेगुलेटर की अपॉइंटमेंट्स में सरकार का काफ़ी दखल रहेगा. This is still not conducive to increasing public trust and may also deter investor confidence. Obviously, if the referee is appointed by one of the teams, how can you trust the game? And that brings us to the end of the second editorial. A lot to think about, right? So that was our breakdown for today. I hope you found it useful and maybe even a little fun. Remember, consistency is key. And speaking of consistency, get ready for the most exciting part of your day, the editorial vocabulary. ये है editorial vocabulary का IPL, जो होता है रोज शाम 7 बजे लाइव हमारे Score Clever Telegram चैनल पर. We cover all the tough words from today's editorials in a fun quiz format. There are monthly leagues, scoreboards, and exciting rewards for the winners. So if you want to test your vocab power and compete with the best, join our vocab league today. चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. That's all from me, Neha. Thanks for tuning in. I'll see you tomorrow with 2 new editorials. Until then, keep learning, keep growing, and stay clever.